Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this video we are going to complete our series of CS432 that is network modeling and simulation. So हम जो है वो वीक नंबर 16 करने जा रहे हैं. So यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है जी सेंट्रलाइज्ड स्केजुलिंग की. सेंट्रलाइज्ड स्केजुल करना क्या होता है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केजुलिंग शेड्यूल करना क्या होता है. इसमें शेड्यूल में जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि कुछ इंडिपेंडेंट सेट्स होते हैं. इंडिपेंडेंट सेट वो नोड्स के पॉइंट होते हैं लाइक जो सेम टाइम पे डेटा सेंड कर सकते हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे. ठीक है, तो शेड्यूल जो है वो ये स्पेसिफाई करता है कि किस स्पेसिफिक टाइम पे कौन कौन से इंडिपेंडेंट सेट्स जो हैं वो एक्टिवेटेड होंगे, एक्टिव होंगे और वो डेटा सेंड करेंगे एंड रिसीवर उनको रिसीव करेगा. ठीक है, फिर उसके बाद स्टैटिक लिंक एक्टिवेशन स्केड्यूल इसको बोलते हैं कि लाइक हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि किस सर्टन टाइम पे जो है वो कौन कौन से इंडिपेंडेंट सेट्स जो हैं वो डेटा सेंड कर रहे होंगे एंड बाद में उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमम, अच्छा इस फार्मूले को आप लोगों ने देख लेना. ये बैंडविड्थ जो है उसको एलोकेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं. यहाँ पे ये आपको बताएगा कि टोटल आपके पास स्लॉट्स मैक्सिमम कितनी है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. समेशन यानी कि इन सब का जो है वो आपने सिग्मा लिया है, सम लिया है, टोटल लिया है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक टर्म यूज़ हो रहा है मैक्सिमम स्केजुलेबल रीजन. तो मैक्सिमम स्केजुलेबल रीजन जो है ये वो रीजन है जिसको जो मैक्सिमम लेवल तक जिसको हम स्केजुल कर सकते हैं. एंड ये स्पेसिफिकली एक लॉ को फॉलो करता है जो ये कहता है फ्लो ऑन ईच लिंक बी लेस दैन द एवरेज लिंक कैपेसिटी अंडर द स्केजुल. कि एक स्केजुअल है उसकी कैपेसिटी है कि एक टाइम पे सर्टन नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट सेट्स जो हैं वो इतना डेटा सेंड कर सकते हैं रिसीवर को. ठीक है, वो उसकी लिंक की कैपेसिटी है यानी कि उसका एक ओवरऑल जो है वो उसका मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ज़्यादा नहीं सेंड हो सकता. ठीक है, अब जो लिंक पे एक्चुअल में फ़्लो कर रहे हैं पैकेट्स वो हमेशा लेस होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द टोटल लिंक कैपेसिटी. यानी कि एक चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू है कि वो इतने डेटा पैकेट सेंड कर सकता है, तो हमेशा हमें जो डेटा पैकेट सेंड करने हैं वो उससे थोड़े कम होने चाहिए. ठीक है, इसको यहाँ पे दूसरे वर्ड्स में लिखा है कि डेटा सेंट ऑन ईच लिंक मस्ट बी लेस देन व्हाट द लिंक कैन हैंडल ऑन एवरेज. कि आमतौर पे कोई लिंक जितना एवरेज हैंडल कर सकता है फ़्लो को, आपने उससे थोड़े कम फ़्लो को जो है वो रखना है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक फिर एग्जांपल दी हुई है ब्लूटूथ की एग्जांपल में आपके पास आ जाता है जी पिकोनेट. अब ये एक सेंट्रलाइज्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम है और अगर आप लोगों को याद हो तो 6 मतलब इस तरह से कोई एक सब्जेक्ट था उसमें आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसमें ये कंप्यूटर नेटवर्किंग से ही रिलेटेड एक और सब्जेक्ट था हमारा 3rd सेमेस्टर में, वो आप लोगों ने देखा होगा. उसमें ये मल्टीप्लेक्सिंग की हमने जो है वो टाइप्स की थी. ठीक है, तो इसमें था कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड इस तरह से. तो इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में जो है वो पूरे सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं और हम फिर मेक श्योर करते हैं कि एक मास्टर क्लॉक होती है जो मेंटेन करती है कि हर नोड पे जो है वो किसी फ्रेम ने किसी पैकेट ने इतने टाइम स्लॉट के लिए जो है वो ट्रांसफ़र होना है. ठीक है, जैसे मास्टर क्लॉक का क्या काम है कि ये डिटरमिन करेगा कि कौन सी डिवाइस जो है वो किस टाइम पे कम्युनिकेट करेगी, कौन सी नहीं करेगी. नेक्स्ट आ जाता है जी मार्जिनल बफरिंग एट एवरी होप. अब क्या होता है कि जब भी कोई पैकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेट होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो इट पासिस फ्रॉम सेवरल होप्स यानी कि वो राउट हो के जंप करके डिफरेंट राउटर से जो है वो गुजरता है एंड देन वो रिसीवर तक पहुंचता है. लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की खास बात ये है कि इट हैज़ नो बफर टू स्टोर डेटा. लाइक एज अ सेंडर हमने जो डेटा सेंड किया वो रिसीवर पे जो है वो जाके रिसीव हो जाएगा उस लिंक से गुजरता हुआ. लेकिन अगर हम कहेंगे कि भाई एक पैकेट सेंड होने में अभी थोड़ी सी देर है एंड इट हैज़ टू वेट, तो मल्टीप्लेक्सर कहेगा कि भाई मैं जो है वो डेटा स्टोर करने का काम नहीं कर सकता, मेरा सिर्फ ये काम है कि मेरे पास जो डेटा आएगा मैंने उसको आगे सेंड कर देना. ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर जो है उसके पास कोई बफर कोई डेटा स्टोर होता ही नहीं है जहाँ पे वो कोई डेटा को स्टोर कर सके. तो फिर अब सवाल ये बनता है कि परफॉर्मेंस फिर किस चीज़ पे डिपेंड करती है. तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कि किस टाइम पे जो है वो पर्टिकुलर पैकेट आ रहा है और आया उस टाइम पे जगह खाली पड़ी है या नहीं, सिर्फ वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है. एंड अगर इसको हम सिंपल इसका कंपैरिजन करें इस बफर लेस बिहेवियर को, अब मल्टीप्लेक्सिंग का हम बफरलेस बिहेवियर इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ऐसे कोई बफर कोई डेटा स्टोर होता ही नहीं है. इवन कोई सिंगल फ्रेम भी जो है वो हम स्टोर नहीं कर सकते. तो इसमें क्या होता है कि जो भी बस आपके पास पैकेट आया उसको अंधाधुन जो है वो मल्टीप्लेक्सर आगे फॉरवर्ड कर देगा और वो ये नहीं देखेगा कि सामने रिसीवर रिसीव करने के फ़िलहाल काबिल भी है, अभी द रिसीवर इज़ एबल टू रिसीव दैट पर्टिकुलर पैकेट और नॉट. वो ये नहीं देखेगा, उसने बस ये देखना है मल्टीप्लेक्सर ने कि अच्छा मेरे पास पैकेट आ गया और मैंने बस उसको सेंड करना है और वो आगे उसको सेंड कर देगा. ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर नेटवर्क स्टूडियो
सॉरी सिनेरियो। तो अब यहाँ पे देखें कि ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम लोकेशन 1 टू लोकेशन 2 एंड 3। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लेक्सर की जो है वो एक कंडीशन बताई हुई है कि ट्रैफिक जो है वो लोकेशन 1 से 2 पे भी जाएगा एंड 3 पे भी जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो नेटवर्क से जो फ्लो जा रहा है वो 2 से 3 पे भी जाएगा। तो अब ये देखें कि एक ओल्ड ट्रैफिक है जो लोकेशन 1 से 2 और 3 दोनों पे जा रही है, और एक न्यू ट्रैफिक है जो सिर्फ 2 से 3 पे जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि ओल्ड एंड न्यू ट्रैफिक दोनों आपस में सुपरपोज करेंगी, यानी कि ओल्ड एंड न्यू ट्रैफिक की जो है वो मिक्सिंग हो जाएगी आपस में, तो इससे जो है वो एफिशिएंसी हमारे पास रिड्यूस होती है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पैकेट स्विचिंग है इट इज़ अनअचीवेबल विद ज़ीरो बफरिंग। ज़ीरो बफरिंग क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी डेटा स्टोर ना हो तो पैकेट स्विचिंग हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जो पैकेट का हेडर होता है कम से कम वो ज़रूर बफर में स्टोर होना चाहिए। और इसके लिए आमतौर पे हम कौन सी स्विचिंग यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग। इसमें क्या होता है कि जो पैकेट अराइव कर रहा होता है उसको पहले आपने सारे का सारा जो है वो स्टोर कर लेना है, अपने पास सेव करना है, एंड देन उसको जो है वो इनपुट से आउटपुट लिंक पे स्विच करना है या उसको गुजारना है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी आर्बिट्ररी बफरिंग। आर्बिट्ररी कहते हैं रैंडम को, जो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ना फॉलो कर रहा हो। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कनेक्शन एडमिशन कंट्रोल विद बर्स्ट स्केल बफरिंग। अब यहाँ पे एक तो बर्स्ट जो है वो डेटा का हैंडल होता है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पैकेट्स इकट्ठे हैंडल होते हैं, एंड उसके अलावा हम फिर यानी कि सिस्टम डिसाइड करते हैं कि सेंडर्स जो है वो रिसीवर को फ़िलहाल सेंड कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके अलावा यहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट्स को, जैसे टाइमली डिलीवरी एंड इसकी एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इन सब को भी हैंडल कर रहे होते हैं। और दूसरा इसमें हम क्या मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, लीकी बकेट। लीकी बकेट बेसिकली क्या करती है कि जो आपके पास टर्बुलेंट या ऐसे रैंडम करके डेटा फ्लो होता है उसको स्मूथ फ्लो में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे काम हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें बफरिंग कंस्ट्रेंट्स में, एन अराइविंग स्ट्रीम कनेक्शन मे और मे नॉट बी एडमिटेड इफ ट्रैफिक इज़ ऑलरेडी बीइंग कैरिड बाय द लिंक। अब सिस्टम देखेगा कि उस वक्त अगर ट्रैफिक गुजर रही है लिंक पे से या नहीं। अगर तो गुजर रही है तो हम जो पैकेट्स डेटा सेंड करना चाह रहे हैं उसको अवॉइड कर देंगे, एंड अगर सिस्टम आइडल पड़ा हुआ है, चैनल आइडल है, फ्री है, तो फिर जो है वो डेटा हमारा सेंड हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि हाँ, तो सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कि हमारे पास आया ट्रैफिक है तो डेटा सेंड नहीं करेंगे एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद प्रॉब्लम इज़ एग्जैस्पेटेड फॉर मल्टी होप लिंक्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो मज़ीद वर्स हो जाती है, मज़ीद बैड के सिनेरियो पे हम चले जाते हैं। कब? जब हमारे पास मल्टी होप लिंक्स होते हैं, यानी कि एक पैकेट को फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जाने के लिए बहुत ज़्यादा राउटर से जो है वो होप करके अगर गुजरना पड़े तो, ठीक है। अब यहाँ पे आर्बिट्ररी बफरिंग के लिए आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ दिए हैं जिनको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हमने किसी वॉइस को लोकेशन 1 से लोकेशन 2 पे, देखें लोकेशन 1 से लोकेशन 2 पे ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो राउटर 1 में से गुजरेगा पहले, एंड देन राउटर 2 में से, और फिर लोकेशन 2 पे जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सिचुएशन ये होता है, आर्बिट्ररी का मतलब यही है कि रैंडम बफरिंग होनी है, यानी कि, ठीक है। तो दूसरा सिचुएशन आपके पास ये हो सकता है, दूसरी सिचुएशन कि लोकेशन 1 से 3 पे आपके पास वॉइस जानी है, तो क्या हो कि वो राउटर 1 को छोड़ दे एंड वो जो है वो डायरेक्ट फ्रॉम राउटर 2 से 3 एंड देन लोकेशन 3 पे चला जाए। या फिर इसके पास थर्ड सिचुएशन ये है कि डेटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से मिक्स हो जाए आपस में। तो ये आर्बिट्ररी बफरिंग का जो है वो हमारे पास सिचुएशन है। अब अगर हम इसके यहाँ पे कमेंट्स पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ट्रैफिक को जो है वो वेल करेक्टराइज करें, यानी कि मेक श्योर करें कि आया वो नेटवर्क में इंटर कहाँ से हो रही है, उसको जाना कहाँ पे है, ठीक है। और जब फर्स्ट होप पे मल्टीप्लेक्सिंग हो जाए तो फिर क्या होता है, फ्लो जो है वो डिपेंड हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। अब किस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाता है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ राउटर्स एंड नंबर ऑफ़ नोड्स अवेलेबल पे। तो आगे जाके इसको करेक्टराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन से किसी और पर्टिकुलर लोकेशन पे पैकेट को सेंड करने लगे हैं, सो वी मस्ट मेक श्योर दैट विच पॉइंट्स एंड विच राउटर्स इट इज़ गोइंग टू फॉलो, ताकि हमें कल को जो है वो उसको करेक्टराइज करने में मुश्किल ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आ जाती है जी प्रॉब्लम सेट 1 एंड ऑनवर्ड्स, आप एक आधे पेज पे आगे देखेंगे कि आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो आमतौर पे इतनी सारी लंबी स्टेटमेंट्स एंड इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं पेपर में, लेकिन फिर भी आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको छोड़ ही दें सिलेबस में सिरे से। सो फॉर दैट पर्पज़ इनका जो सारा सोल्यूशन है वो मैं नीचे आपको एक लिंक जो है वो दे दूँगी। बेसिकली वो चैट जीपीटी में सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, एंड वहाँ पे मैं आपको चैट का लिंक कमेंट्स में जो है वो पिन कर दूँगी। अगर आप चाहें तो
आई विल सजेस्ट कि एक बार वहाँ से डिटेल में जाके न्यूमेरिकल्स का जो वो है सोल्यूशन है उसको एक बार गो थ्रू करना है, ताकि पेपर में अगर इस तरह का कोई आ जाता है क्वेश्चन तो वो बिल्कुल आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस या अनसीन जो है वो ना लगे, ठीक है। तो क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स हैं और वो वैसे ही प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड कैलकुलेशन हैं, तो आप उसको एक बार वहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में समझ आ जाएगी, ठीक है। सो इसके लिए जो है वो आपने पहला कमेंट देख लेना है। अब फिलहाल हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आ जाता है सिम्युलेट पैरिटी स्कीम फेलियर। अब इसमें बेसिकली हमने क्या देखना है कि आईनेट, अगर आप लोगों को याद हो मिड टर्म में हमने जो है वो एक सॉफ्टवेयर देखा था एंड आई एम श्योर कि कोई ना कोई आपकी असाइनमेंट जो है वो भी इस पर आई होगी। तो आईनेट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ टूल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली नेटवर्क्स को या मॉडल्स को जो है वो सिमुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे फेलियर को सिमुलेट करने के लिए एरर्स को हम जो है वो मॉडल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैरिटी एरर रेट एंड बिट एरर रेट, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि चैनल जब डिसाइड करता है कि कोई एरर हुआ है तो फिर हम क्या करते हैं कि लाइक चैनल देखता है कि आया वो पैकेट फॉल्टी है, अगर तो वो पैकेट जो है वो डिस्टॉर्टेड हो, फॉल्टी हो, तो उसको जो है वो अबॉर्ट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पैकेट क्या करेगा कि वो एक फ्लैग जो है वो रेज़ करेगा और वो बेसिकली ये बताएगा कि ये जो है वो एरर वाला पैकेट है हमारे पास, ठीक है। एंड फिर अल्टीमेटली वो डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आईनेट में इसकी क्या सपोर्ट होती है कि जो रिसीवर होता है पहले वो चेक करते आया उसके पास फ्लैग है एरर वाला या नहीं। अगर तो फ्लैग हो तो इसका मतलब है कि जो पैकेट आ रहा है वो करप्टेड है, और अगर वो करप्टेड होता है तो वहाँ पे जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो सेट होती हैं और वो पैकेट जो है वो आपका डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पे फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपके पास अगर ईथरनेट 100 है और आपने जो है वो इसका चेक करना है, तो पहले हम इसको डॉट के ज़रिए से जो है वो डेटा रेट चैनल को एक्सेस करेंगे। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में आपके पास इसकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं कि बिट एरर रेट है 1⁻⁻10, डिले की वैल्यू है हमारे पास एंड डेटा रेट की है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, लाइक आपको फेलिंग पैरिटी स्कीम को मेक श्योर करने के लिए पैटर्न को हार्ड कोड करना पड़ता है, यानी कि आपको मैनुअल जो है वो सारी चीज़ें परफॉर्म करके देखनी पड़ती हैं। एंड डेटा पैटर्न आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसको प्रॉपर्ली मॉडल कर सकें एंड आपको पता हो कि आपके फ्लो में, आपके प्रोग्राम में कहाँ पे एरर आ रहा है एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी सिमुलेट आर बिहेवियर। अब यहाँ पे देखें कि क्लाइंट जो है वो बेसिकली जब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो इट ओपन्स लाइक क्लाइंट कंप्यूटर ओपन्स द टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो एक सेशन इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड उसमें आर्प का ये काम होता है कि वो सारे जो उस वक्त लाइक नोड्स या सिस्टम्स कनेक्टेड हैं उनका मैक एड्रेस जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। अब मैक एड्रेस कैप्चर करने के बाद यहाँ पे देखें ये ओवरऑल ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, पेपर में इसका आने का चांस बहुत कम है, लेकिन इसमें एक आउटसाइड आर्प पैकेट बताया हुआ है कि ये आईनेट 3 में इस तरह से दिखता है किस तरह है, और मॉड्यूल की आउटपुट ये यहाँ पे आपको जो सारी ब्लू शेड में नज़र आ रही है। एंड आर पैकेट के अंदर ये देखें ये इसका मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, इसका सोर्स, इसका डेस्टिनेशन, इसी तरह सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेसेस और उनके आईपी एड्रेसेस, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक हो गया। एंड पैकेट क्लास जो है ये आपके ऑटोमेटिकली कोड में जो है वो जनरेट होती है जब पैकेट सेंड होना होता है। फिर ये पैकेट क्यू आ जाता है, यहाँ पे देखें क्यू नंबर्स पे लिखे हुए हैं कि NQ1 2 एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पे आर्प के जो हैं वो कुछ वेरिएंट्स हैं, इनके आपने नाम याद कर लेने हैं। रिवर्स आर्प, ग्रेटुइटस आर्प, प्रॉक्सी आर्प एंड आर्प ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट बिहेवियर। इसको हम जी आर्प भी बोलते हैं और ये कोई न्यू नेटवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पेपर में पूछ ले कि आर्प की परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, तो आपने कहना है कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितनी है ब्रॉडकास्ट की, फिर कितनी बार वो सक्सेसफुल हुआ, ओवरऑल नेटवर्क के साइज़ का उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, और मल्टी हॉप की जो परफॉर्मेंस है वो क्या। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ रही है जी वायर शार्क की भी कोई ना कोई असाइनमेंट आप लोगों ने CS 610 में या इसमें शायद आप लोग करें, मतलब हमारी डिग्री में थी CS 432 में होगी या CS 610 में। तो वायर शार्क बेसिकली एक टूल है जो क्या करता है कि वो पैकेट्स जो होते हैं ना डेटा के, उनको कैप्चर करता है एंड उनको एनालाइज करता है, और ये हमेशा प्रोमिस्कस मोड में जो है वो वर्क करता है। प्रोमिस्कस मोड क्या होता है कि वायर शार्क ना सिर्फ उन पैकेट्स को रिसीव करेगा जो एज अ रिसीवर किसी सेंडर ने आपके लिए लाइक डेस्टिनेशन आपकी सेट करके भेजे हैं, बल्कि नेटवर्क पे जितने भी मौजूद पैकेट्स होंगे वो उन सबको रिसीव कर लेगा, उन सबको हैंडल करेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोमिस्कस मोड, लाइक सबके लिए वो एक तरह से एनालिसिस करेगा एंड ऑल दैट। तो वायर शार्क जो है वो आपके पास आउटपुट किस फॉर्म में प्रेजेंट करता है, बाइनरी में भी करता है, हेक्सा में भी कर देता है एंड आस्की में भी, ठीक है। एंड ये फाइल्स को आपने MCQ के लिए ये सारा कर लेना है कि फ़ाइल्स को जो है वो .pcap एक्सटेंशन में जो है वो स्टोर किया जाता है।
अच्छा, फिर कुछ इस तरह का वायर शार्क इंटरफेस हमारी जो असाइनमेंट थी ना, लाइक इन दोनों में से किसी सब्जेक्ट की, उसमें इनका स्क्रीनशॉट लेना था। आई एम श्योर आप लोगों की भी ऐसी कोई होगी या शायद इस बार चेंज हो। तो वायर शार्क बेसिकली इस तरह से काम करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है जी आपका यहाँ से, स्विचिंग वर्सेस राउटिंग। तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। स्विचिंग और राउटिंग की अगर हम बात करें तो राउटिंग जो है ना वो इंटर नेटवर्क फिनोमिना है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के दरमियान का काम है, एंड ये प्री फॉरवर्डिंग स्टेट में काम करता है। स्विचिंग जो है वो विद इन द सेम नेटवर्क डिफरेंट नोड्स एंड होस्ट्स एंड डिवाइसेस के दरमियान में होती है, एंड इसको हम फॉरवर्डिंग में काउंट करते हैं। तो वो कह रहा है कि बज़ाहिर अपेरेंटली तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम डिवाइस टू डिवाइस जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम, आप लोगों ने OSI मॉडल में देखा होगा कि किस लेयर पे राउटर काम करता है, किस लेयर पे स्विच काम करता है। तो डिवाइस लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कंपैरिजन बन रहा है, एंड इस तरह से करके। तो राउटर एंड स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच जो है वो मैक एड्रेसेस के हिसाब से करता है सारा कुछ, और राउटर जो है वो IP एड्रेसेस के हिसाब से करता है, ठीक है। उसके अलावा जो स्विच है वो पोर्ट बेस्ड लर्निंग करता है, और वो जो है वो ओवरऑल नेटवर्क बेस्ड करता है राउटर। फिर उसके बाद ID बेस्ड बिहेवियर होता है इनका। यूनिकास्ट होता है कि किसी सिंगल डिवाइस पे सेंड होना है, एंड ब्रॉडकास्ट होता है कि नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस मौजूद हैं उन सब के लिए। फिर उसके बाद जी हम कंपैरिजन करते हैं स्विचेस और राउटर्स का, कॉस्ट के लिहाज से, आइसोलेशन के लिहाज से, स्पीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी आपने याद कर लेना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट के लिहाज से हम देखते हैं कि अगर नेटवर्क में सारे राउटर्स हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितना खर्चा पड़ रहा है। अगर सारे स्विचेस हैं तो कितना हो रहा है, एंड अगर इफ़ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ राउटर एंड स्विच तो फिर आपके पास कितनी कॉस्ट पड़ रही है। आइसोलेशन में हम देखते हैं कि डिफरेंट ट्रैफिक्स अगर इकट्ठी इनकी जा रही हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड अगर राउटर को हम अलग से करें एंड स्विचेस को अलग से करें तो फिर उनकी स्पीड एंड उनकी कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ मच डिफ़िकल्ट और सिंपलर इट इज़ टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर नेटवर्क हैविंग स्विचेस एंड राउटर्स। तो आपको ये सारा इन बेसिस पे, इन फैक्टर्स की बेस पे, इन पैरामीटर्स के हिसाब से हम स्विचिंग और राउटिंग को जो है वो आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब इनके पैरामीटर्स आ जाते हैं जी। मैंने इनकी छोटी छोटी यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिख दी हैं। पैरामीटर में सबसे पहले, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम शॉर्ट एंड लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आउटपुट क्यू लेंथ जो है वो ये बताता है कि कितने पैकेट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं सेंड होने के लिए। आउटपुट क्यू लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि क्यू लेंथ्स को हमने टाइम के साथ जो है वो आगे आगे उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर उसके बाद आउटपुट क्यू लेंथ वर्सेस टाइम प्लॉट, ये इस तरह एक तरह का ग्राफ होता है जो बेसिकली ये बताता है कि एक एक्सिस पे आपके पास क्यू लेंथ होगी, दूसरे पे टाइम, और वो ग्राफ बताएगा कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, टाइम गुजरने के साथ साथ क्यू लेंथ में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चेंज आता है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पैकेट्स जनरेटेड एंड रिसीव्ड बाय होस्ट, पैकेट साइज किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। होप काउंट, यहाँ पे देखें कि एक पैकेट जो है वो पूरे अपने फेज़ में कितने राउटर्स या कितने स्विचेस से गुजरता है, एंड एंड टू एंड डिले होता है कि पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक, सोर्स से रिसीवर तक, सेंडर से रिसीवर तक पहुँचने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं और इनका ये मतलब है। अब अगर हम राउटर या स्विच पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये दिख रहा है कि ये होस्ट 0 1 2 3 4 आपके पास होस्ट हैं, एंड राउटर 0 के साथ 2 कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड 2 राउटर 1 के साथ कर रहे हैं, एंड ये दोनों राउटर्स आपस में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें ब्रॉडबैंड एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडबैंड जो है वो लॉन्ग हॉल या बैक हॉल इसको हम बोलते हैं, एंड ये बेसिकली शेयर्ड मीडियम होता है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में, और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक भी काम करता है। इसके कंपैरिजन में एक हम देखते हैं, लाइक एक लॉन्ग हॉल है एंड ब्रॉडबैंड है, एंड इस तरह एक होता है बेस बैंड। अब यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिखने को मिल रहा है जी, लास्ट माइल या फर्स्ट माइल। लास्ट माइल हम ये देखते हैं कि जो आपका इंटरनेट सर्वर होता है ना, वहाँ तो मतलब लाइक ऑफिस में या उसके सर्वर में जो वर्किंग चल रही है सो चल रही है, वो हमारे आम घरों एंड ऑफिस तक पहुंचने में जब हमारा नेटवर्क जो थोड़ा सा लास्ट वाला हमारे घरों तक का डिस्टेंस होता है उसको हम लास्ट माइल या लास्ट यार्ड बोलते हैं। तो ये यूज़र एंड पे नेटवर्क किस तरह से कनेक्टेड है एंड वो किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम जो है वो लास्ट माइल या लास्ट यार्ड इस तरह से करके बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे पैकेट्स की जो है वो कुछ टेक्सोनॉमी आ गई। अब जब हम पैकेट नेटवर्क्स की बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, वन इज़ वायरलाइन एंड द अदर इज़ वायरलेस, यानी कि एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। तो वायर्ड जो है उसकी आगे कुछ टाइप्स हैं, पैकेट केबल, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क एंड XDSL एंड वायरलाइन लैन। इनको आपने एक बार देख लेना है फ्लो चार्ट, ताकि आगे पेपर में आए तो आप लोगों को याद रह जाए। और वायरलेस में एक रेडियो बेस्ड होते हैं एंड IR बेस्ड होते हैं। फिर इसी तरह टेक्सोनॉमी है हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ की, आगे इनका देख लेना है आप लोगों ने कि वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क सिस्टम्स हैं, एक ये IR बेस्ड हैं एंड रेडियो बेस्ड जैसा कि हमने ऊपर देखा, एंड इंफ्रारेड बेस्ड ये जो IR बेस्ड हैं इनमें लास्ट माइल लास्ट यार्ड है और इसमें भी लास्ट माइल लास्ट यार्ड है। लास्ट यार्ड एंड लास्ट यार्ड सिस्टम्स होते हैं विद इन द हाउस और अ बिल्डिंग, एंड लास्ट माइल होता है कि उससे थोड़ा सा पीछे तक, यानी कि यूज़र से पहुँचने
में जो आपके पास थोड़ा सा लास्ट वाला टाइम बचता है उसमें, एंड बिल्कुल ही अगर हम विद इन द सेम बिल्डिंग बात करें तो वो और भी थोड़ा लेस मेजरमेंट यूनिट आ जाता है एंड इसको लास्ट यार्ड बोलते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स देख लेनी है बस एक बार आप लोगों ने। फिर उसके बाद ये जो वायरलेस लैन है, वाईफाई प्रोटोकॉल स्टैक, ये किन किन लेयर्स पे काम करता है ये यहाँ पे हैं, हायर लेयर्स, डेटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर। ठीक है, इनको एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद जी हमारे पास ये हिडन या एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि सेंडर जब डेटा सेंड करता है तो उसको बाकी दूसरा कोई स्टेशन दिख ही नहीं रहा होता कि कोई और सेंडर भी सेंड कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो क्लियर हो सकता है। एंड एक्सपोज्ड स्टेशन होता है कि उसको पता भी चल जाए कि अभी कोई और सेंड नहीं कर रहा है एंड फिर भी वो वेट करता रहे कि लाइक मैं भी नहीं अभी सेंड कर रहा, हालांकि स्टेशन आइडल भी पड़ा हुआ है, चैनल आइडल भी है, तो उसको बोलते हैं एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद RTS एंड CTS मैकेनिज्म है, रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड। लाइक सेंडर जो है वो पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है रिसीवर को कि वो सेंड करना चाहते हैं, एंड रिसीवर जो है फिर एक्नॉलेज उसको करता है क्लियर टू सेंड, यानी कि वो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट या एक तरह से जो है वो अपने बाकी नेबरहुड वाले होस्ट्स या नोड्स को क्वेश्चन दे देता है कि भाई मैं अभी जो है वो सेंडर को कहने लगा हूँ कि आई वांट टू रिसीव। तो उस वक्त क्या होगा कि फिर बाकी कोई भी सेंडर सेंड नहीं करेगा, कोई रिसीवर रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास RTS CTS मैकेनिज्म आ जाता है। फिर यहाँ पे आपके पास WLAN का जो है वायरलेस लैन का ये कन्फिग्रेशन आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाईफाई के ऑपरेशंस। सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब होता है कि हमारी सारी डिवाइसेस मास्टर क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं या नहीं। ऑथेंटिकेशन में जो है हम आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। एसोसिएशन में जो है वो हम डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स के साथ जो है वो कनेक्शन मेंटेन करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन में हम डेटा या तो सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। हैंड ऑफ में हम क्या करते हैं कि एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट पे जो है वो मूव करते हैं। एंड पावर मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है कि हम जो है वो बैटरी सेव करते हैं, अपनी पावर बचा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें एक्सेस पॉइंट्स को स्कैन करने के लिए एक पैसिव स्कैनिंग है एंड एक है हमारे पास एक्टिव स्कैनिंग। पैसिव स्कैनिंग में जो बाकी सारे पोर्ट्स हैं वो पैसिव या इनएक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव स्कैनिंग में सारे के सारे जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी मोबिलिटी इन सेम IP सबनेट। अब यहाँ पे देखें कि ये जो आपके पास H1 है ना, ये यहाँ से ये इट विल कीप मूविंग फ्रॉम लाइक बेस स्टेशन 1 एंड बेस स्टेशन 2, इन दोनों के दरम्यान में कभी ये स्विच के ज़रिए से जो है ये मूव करता रहेगा और ये अपना IP एड्रेस जो है वो मेंटेन रखेगा। ठीक है, एंड ये इसके दो एक्सेस पॉइंट्स हैं। उसके अलावा इसके लाइक ईग्रेस और इनग्रेस नोड पे इसके जितने भी TCP के कनेक्शंस होंगे वो सब भी ये मेंटेन करेगा। कौन? ये होस्ट 1। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मोबिलिटी की डिग्रीज़ हैं। यहाँ से देखें नो मोबिलिटी से हाई मोबिलिटी पे जब हम स्विच करते हैं तो नो मोबिलिटी की तरफ जैसे जैसे हम यहाँ ग्राफ में आएंगे तो यहाँ पे देखें कि वो कह रहे हैं कि यूज़र जो है वो सिर्फ सेम वायरलेस एक्सेस नेटवर्क के अंदर जो है वो सिर्फ मूव करता है। और जो हाई मोबिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी का लेवल है वहाँ पे यूज़र जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरम्यान में भी मूव करेगा और वो अपने जो उस वक्त कनेक्शन उसके चल रहे हैं उनको भी मेंटेन करेगा। लेकिन इन बिटवीन जो होता है उसमें वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरम्यान में मूव तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो मूव करेगा तो उसके जो पहले से नेटवर्क्स चल रहे हैं उसको पहले उन्हें शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नो मोबिलिटी यानी कि वो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है एंड इट इज़ हाईली मोबाइल एट दिस लेफ्ट हैंड, और इसके दरम्यान में ये जो मीडियम वे है वो ये है। फिर उसके बाद मोबाइल IP स्टैंडर्ड को एक बार आप लोगों ने देख लेना है कि RFC 3344 ये फॉलो करता है। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, होम एजेंट और फॉरेन एजेंट, इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है एंड ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं। लाइक एक पैकेट के अंदर दूसरा पैकेट जो है वो इनक्लोज्ड होता है। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मोबाइल IP सिस्टम हमारे पास जो हैं वो यहाँ पे दो ही आ जाते हैं, एक होम एजेंट होता है और एक फॉरेन एजेंट। होम एजेंट होता है कि एक डिवाइस का जो अपना होम स्टेशन है उसके लिए, एंड अगर किसी विजिटिंग डिवाइस का हमने करना है तो वो फॉरेन एजेंट आ जाएगा। फिर इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं कि सबसे पहले हम एजेंट डिस्कवर करते हैं, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं एंड फिर उसका डेटाग्राम जो है वो हम उसकी हेल्प से उसकी राउटिंग वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद पैकेट केबल नेटवर्क्स की बात करें तो इसके बैकग्राउंड में देखें कि हमारे पास जो है ये CAT-V नेटवर्क्स होते हैं, इनको केबल TV नेटवर्क्स बोलते हैं एंड इनकी हेल्प से हम पैकेट्स को जो है वो ब्रॉडबैंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो और तरह का नेटवर्क हमारे पास यूज़ हो रहा है, दैट इज़ HFC नेटवर्क, और ये ऑप्टिकल फाइबर्स में डिप्लॉय होता है, यूज़ होता है, और ये एक नई तरह की एम्पलीफिकेशन की टेक्नोलॉजी है एंड इट इज़ ऑल्टरनेटिव टू डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये जो हमारे घरों में पहले इंटरनेट यूज़ होता था, लाइक उसकी जो डिवाइस यूज़ होती थी।
ठीक है। अच्छा, अब इसके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड शॉर्ट के लिए पता होना चाहिए कि ये एक वन वे ब्रॉडकास्ट है। उसके अलावा इसमें हेड एंड केबल मोडेम्स यूज़ होती हैं। अब ये हेड एंड क्या है हम आगे जाके देखते हैं। उसके अलावा शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि ट्री टोपोलॉजी यूज़ करता है, ठीक है। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो इसका होता है। अच्छा, हेड एंड की बात करें तो क्या होता है कि हेड एंड जो है वो बेसिकली एक मेन सेंटर होता है जहाँ पे ये जो केबल टीवी नेटवर्क्स हैं उनका सारा ऑपरेशन जो है वो मॉनिटर किया जाता है। एंड इस ये मतलब ये जो हेड एंड है ये बाकी सारे नोड्स के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है ट्रंक केबल्स के ज़रिए से और या फाइबर केबल्स के ज़रिए से। एंड अगेन ये अपना कनेक्शन जो है वो मेंटेन करने के काम आता है। और फिर इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे आपने इनको देख लेना है, HFC डिस्ट्रीब्यूशन हब, CMTS, IP नेटवर्क, कैट वी, हेड एंड वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जी फंक्शंस हेड एंड के और CMTS के। हेड एंड के जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसके अलावा चैनल फ्रिक्वेंसीज असाइन करता है और उसके अलावा ये लोकल और रिकॉर्डेड टीवी प्रोग्रामिंग दोनों को मिक्स भी करता है। अब अगर हम CMTS की बात करें तो ये हमारे पास है जी केबल मोडेम टर्मिनेशन सिस्टम। एंड इसका ये काम होता है कि ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन करता है, जैसे ट्रैफिक को शेप करना, उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। फिर ये हर केबल मोडेम को जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट भी असाइन करता है ताकि बार बार हम रीट्रांसमिशन वगैरह से बच सकें। एंड ये मेक श्योर करता है कि जितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है उसको हमने प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करके एंड यूटिलाइज़ किया है या नहीं किया। तो मतलब ये सारा कुछ काम जो है वो इस केबल मोडेम टर्मिनेशन सिस्टम का होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है। एंड ये कौन सी स्पेसिफिकेशन फॉलो करता है, डेटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। ये जो एब्रीविएशंस होते हैं ना इनको आप MCQ वगैरह के लिए कर लिया करें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी WiMAX। इसका बैकग्राउंड क्या है जी, IEEE 802.16 जो है वो एक इमर्जिंग यानी कि अराइजिंग वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, ठीक है, विद इन द सेम सिटी जो काम करती है। एंड इसका पहले काम ये था कि किसी भी मैन में यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में फर्स्ट माइल या लास्ट माइल को डिप्लॉय करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन अब टाइम गुजरने के साथ साथ ये 802.11 की जो फैमिली है उसका अल्टरनेटिव उसका जो उसके मतलब इन रिप्लेसमेंट जो है वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें मोबिलिटी सपोर्ट भी यानी कि ये पोर्टेबल है एंड ये वाली चीज़ जो है वो इसमें मिल जाती है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि इसका जो मेन आइडिया है वो वायरलेस सेटिंग से लिया गया है। एंड इसमें हम इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं कि वाईफाई इज़ टू ईथरनेट एज WiMAX इज़ टू HFC, यानी कि इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो वाईफाई और ईथरनेट का भी आपस में है। अच्छा, इनके आर्किटेक्चर्स आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए अच्छे से सब नेटवर्क्स के कर लेने हैं। आर्किटेक्चर में ये LOS यानी कि लाइन ऑफ साइट फॉलो करता है और उसके अलावा इसमें एटमॉस्फेरिक अटेनुएशन होती है, यानी कि इसमें जो है वो एटमॉस्फेयर में किसी भी चेंज की वजह से सिग्नल्स या फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो है वो काफ़ी अटेनुएट होके उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर सकती हैं, कम ज़्यादा हो जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी DSL एक टेक्नोलॉजी की फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसका लाइक ये किस तरह से इसका आर्किटेक्चर था कि जो कॉपर वायर्स थी उन्हीं से जो है इसका पूरा सेटअप था। एंड ये 2 जगह पे जो है वो पहले चलता था, एक तो ट्विस्टेड पेयर में एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है DMT लाइन कोड। और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर वो आपसे पूछ ले तो 7 मेगाबिट्स पर सेकंड। और ये इंटरनेट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि DSL लाइंस के ज़रिए से जो है वो DSL डिवाइसेस के ज़रिए से इंटरनेट जो है वो होता था। और आजकल जो है वो हमारे पास फ्लैश फाइबर्स एंड ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है। तो उसके अलावा डेडिकेटेड वर्सेस कैट वी वही जो हमारे पास केबल टीवी नेटवर्क्स होते हैं उनको हम इससे कंपैरिजन इनका करेंगे। उसके अलावा ये फीडर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस के ज़रिए से लाइक आपके पास एक लाइक समझ लेंगे एक सिस्टम या एक मेन स्टेशन होता है और वहाँ से जो है वो आपको सारी सर्विसेज वगैरह जो है वो आगे जाके मिल रही होती हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर ये DSL की फैमिली को बस एक बार देख लेना है, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद ये वायरलेस पैन आ जाता है जी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये किसी डेडिकेटेड बिल्डिंग या ऑफिस के लिए जो है वो चाहिए होता है पैन। एंड इसका लो रेट होता है, इसकी लो पावर होती है और ये एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की टाइप है। बस ये थोड़ा लास्ट में तो रीडिंग वाला था, ऐसे जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी एप्लीकेशन लाइक ये यूज़ कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज़ में उनको लाइक उनकी मैकेनिज़म्स को उनकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। इसी तरह इन्वायरमेंट एंड हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए जो होम्स में हमारे जो है वो ऑटोमेटेड चीज़ें या डिवाइसेस या अप्लाइंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, एंटरटेनमेंट में, टॉयज़ में, सिक्योरिटी, लोकेशन एंड ऑल दैट। डिज़ास्टर्स को, इस तरह की कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स अगर हो जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये MCQ के लिए कर लीजिएगा कि लाइक IEEE 802.15.4 जो है ये न्यू मैक है
उसके बाद 802.11 जो है इसको हम ओवर किल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद जो ब्लूटूथ है इट इज़ हाई डेटा रेट फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद जिगबी और ब्लूटूथ को अगर हम कंपेयर करें तो जिगबी जो है वो स्मॉल पैकेट्स को जो है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो ब्लूटूथ है वो लार्ज पैकेट्स को ओवर स्मॉल नेटवर्क्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, फिर इसके बाद उनका ये कंपैरिजन भी है यहाँ पे कि जो ब्लूटूथ है उसका एयर इंटरफेस FHSS है और जिगबी का DSSS है। और प्रोटोकॉल स्टैक इसका 250 किलोबाइट्स है एंड इसका 28 है। इसकी बैटरी रिचार्जेबल है एंड जिगबी की नॉन रिचार्जेबल है। डिवाइसेस ये अप टू 8 कंट्रोल कर सकता है, वो 255 तक। इनका लिंक रेट, इनकी रेंज, ये आप लोगों ने इसको अच्छे से एक बार देख लेना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद यहाँ पे IEEE के कुछ फीचर्स बताए हुए हैं 802.15.4 के कि कितने कितने चैनल्स को यूज़ करता है, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी है और शॉर्ट और एक्सटेंडेड में इनकी क्या वैल्यू है। 16 बिट्स शॉर्ट रेंज में एंड 64 जो है वो एक्सटेंडेड में, तो ये इसको देख लेना है। एंड ये डिफरेंट टाइम स्लॉट्स को यूज़ करता है। इसमें कैरियर सेंस मल्टीपल असेस के लिए अवॉइडेंस चैनल्स को हम यूज़ करते हैं, कम पावर यूज़ करता है, एनर्जी डिटेक्ट हो जाती है। एंड इसी तरह जो जिगबी है वो हमारे पास कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ यूज़ करता है और दूसरा कौन सी यूज़ करता है। तो अब यहाँ पे देखें कि मैश टोपोलॉजी में जिगबी कोऑर्डिनेटर, राउटर और एंड डिवाइसेस तीनों हैं, स्टार में भी और क्लस्टर में भी। तो आपने इन तीनों की बस एक बार बेसिक जो है वो शेप देख लेनी है कि किस तरह से काम कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें प्रेजेंस नोन इफ विद इन अ सर्टन रेडियस। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ किसी स्पेक्ट्रम में फॉलो होती है, तो इसमें अगर हमने लाइक कोई वर्किंग कैरी आउट करनी है तो हम देखते हैं कि उस खास फ्रीक्वेंसी में जो है वो आपके पास हमारी डिवाइस आइडेंटिफाई करती है सिग्नल्स को या नहीं करती, लेकिन हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती है। एंड इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं? सप्लाई चेन में, कीलेस रिमोट्स में, टोल कलेक्शन में, प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन, स्मार्ट कार्ड्स एंड पार्सल आईडीज़ को ये जो एक्सप्रेस या लेपर्ड सर्विस के कोई कोरियर्स होते हैं उनमें, टिकटिंग में, एयरलाइन की बैगेज आईडी, मतलब इस तरह के जो बार कोड्स वगैरह एंड उनके आर्किटेक्चर ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसमें हमारे पास एक होस्ट सर्वर होता है एंड उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक रीडर होता है। लाइक ये सब आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं और इस तरह से लाइक होस्ट सर्वर जो है वो कनेक्ट करेगा मिडल वेयर सर्वर के साथ एंड इट विल गो टू द रीडर और फिर रीडर जो है वो एंटीना से एंड वाइस वर्सा, लाइक ये अपोजिट वे में भी जो है वो चीज़ें इस तरह से इसकी काम करेंगी। एंड ट्रैफिक फ़्लो अगेन ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपोजिट वे में चलेगा, तो सबसे पहले एक टैग होगा, उसको रीडर रीड करेगा और फिर वो होस्ट कंप्यूटर के पास जाएगा और फिर वो ओवरऑल नेटवर्क के पास डायरेक्ट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सिलेबस ऑफ CS432 दैट इज़ नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। सो यहाँ पे हमारे 16 वीक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सो आई होप कि मैंने इसको सही से कवर करवाया है, बट स्टिल अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, so you can always drop a comment and I will try to reply as soon as possible. And if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon. See you soon with another subject and another playlist. Till then, Khuda Hafiz.